कई बार मकान मालिक और किराएदार बेहद अजीब वजहों पर लड़ पड़ते हैं, जैसे दीवार का रंग कौन बदलेगा, पालतू जानवर घर में रुक सकता है या नहीं, गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, कूलर या एसी की पाइप किस तरफ से जाएगी, या फिर घर में मेहमान कितने दिन रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर शुरू हुई ये बहसें अक्सर बड़े विवादों का रूप ले लेती हैं। बहुत से लोग इन दिक्कतों का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ऐसे मामलों में उनके क्या अधिकार हैं। क्या आपने भी कभी ऐसी कोई समस्या झेली है? अगर हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठा सकते हैं और कानून आपको क्या सुरक्षा देता है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। सबसे पहले मैं आपको एक मामला बताती हूं जिसने किराएदारों के क्या अधिकार हैं और मकान मालिकों के क्या अधिकार हैं, इस पर बहस तेज कर दी है। बेंगलुरु की एक हाउसिंग सोसाइटी ने एक किराएदार पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि उसके फ्लैट में 2 लड़कियां एक रात रुक गई थी। सोसाइटी का कहना था कि बैचलर्स को रात में गेस्ट रखने की अनुमति नहीं है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोग सवाल पूछने लगे, क्या सोसाइटी को ऐसा जुर्माना लगाने का अधिकार है? क्या किराएदार की निजी जिंदगी पर इस तरह का दखल जायज है? तो पहले आपको इस पर स्पष्टता दे देती हूँ। कानून साफ कहता है, कोई भी सोसाइटी, RWA या फिर मैनेजमेंट कमेटी ऐसे नियम नहीं बना सकती जो आपकी प्राइवेसी, आजादी या फिर मूवमेंट के अधिकार का उल्लंघन करे। सोसाइटी सिर्फ सुरक्षा, मेंटेनेंस और कॉमन एरिया के नियम तय कर सकती है, नॉट योर पर्सनल लाइफ। किसे बुलाना है, कोई रात भर रुकेगा या नहीं, ये पूरी तरह एक निजी फैसला है, जब तक कोई अवैध गतिविधि ना हो। अगर सोसाइटी ऐसे मनमाने नियम थोपती है या फिर बिना कानूनी आधार के जुर्माना लगाती है, तो किराएदार के पास कई विकल्प हैं। सबसे पहले सोसाइटी के उपनियम यानी बायलॉज मांगे। अक्सर ऐसे नियम होते नहीं हैं, बस थोपे जाते हैं। RWA को एक लिखित आपत्ति जरूर भेजें, बताएं कि ये नियम असंवैधानिक है। रेंटल अग्रीमेंट दिखाएं। अगर अग्रीमेंट में ऐसा कोई नियम नहीं है तो सोसाइटी कार्रवाई नहीं कर सकती। जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत करें, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जा सकती है। सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की रिट भी कर सकते हैं अगर प्राइवेसी या फिर समानता का उल्लंघन हो। और अंतिम उपाय, यदि धमकी या जबरदस्ती हो तो पुलिस शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। और अब मैं आपको कुछ और काफी कॉमन पर जटिल मुद्दों के बारे में बताती हूँ। सोचिए, आप किराए के घर में रहते हैं और अचानक आपका मकान मालिक आकर कह दे, कल परसों तक घर खाली कर दो, या फिर बिना किसी बात के किराया बढ़ा दे, कहे अब 18,000 की जगह 24,000 देना होगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? और सोचिए, अगर आप एक मकान मालिक हैं और आपका किराएदार महीनों से घर खाली नहीं कर रहा, किराया नहीं दे रहा या फिर घर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपके पास क्या कानूनी उपाय हैं? आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो भारत में किराएदारी सालों तक बिना किसी तय सिस्टम के चलती रही। ज्यादातर लोग बिना किसी लिखित कागज के ही घर ले लेते थे, जिससे विवाद बढ़ते थे और कानूनी सबूत नहीं होते थे। लेकिन अब 2025 में मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 पर आधारित नए नियमों ने पूरे रेंटल सिस्टम को आधुनिक और सुरक्षित बना दिया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में तो ये सिस्टम पूरी तरह डिजिटल भी हो चुका है। मतलब किराया समझौता, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन या बेदखली नोटिस से लेकर शिकायत, सब कुछ ऑनलाइन। सबसे पहले आपको किराएदारों के अधिकार बताते हैं। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो आपको वहां शांतिपूर्वक और बिना किसी दखल के रहने का पूरा हक है। कोई भी मकान मालिक ऐसे ही अचानक आपकी डोरबेल बजाकर घर में नहीं घुस सकता। उसे कम से कम 24 घंटे पहले बताना ही पड़ेगा, इमरजेंसी को छोड़कर। अब बेदखली की बात करें तो ये भी कोई मनमानी प्रोसेस नहीं है। लैंडलॉर्ड सीधे बोल नहीं सकता कि कल घर खाली कर दो। घर तभी खाली कराया जा सकता है जब रेंट कोर्ट इसकी इजाजत दे, और कोर्ट भी तभी आदेश देगा जब कोई पक्का कारण हो, जैसे कि 2 महीने तक अगर आपने किराया नहीं दिया, घर को नुकसान पहुंचाया, बिना पूछे सबलेट कर दिया, यानी जिस घर में आप खुद किराए पर रहते हैं उसका एक हिस्सा किसी और को फिर से किराए पर दे दिया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी किराएदार घर खाली नहीं करता तो पहले 2 महीने तक 2 गुना किराया और उसके बाद 4 गुना किराया देना पड़ सकता है, ताकि कोई कब्जा जमा करना बैठ जाए। और हाँ, टेनेंसी लॉज में नोटिस पीरियड बहुत जरूरी है। कोई भी लैंडलॉर्ड आपको एक दिन में घर खाली करने को नहीं कह सकता। आमतौर पर नोटिस पीरियड 30 से 90 दिन तक का होता है, या फिर जैसा अग्रीमेंट में लिखा हो। रिपेयर के मामले में भी कुछ नियम बिल्कुल साफ हैं। बड़ी मरम्मत जैसे कि सीपेज, प्लम्बिंग, वायरिंग या स्ट्रक्चरल डैमेज ठीक कराना मकान मालिक की जिम्मेदारी है। अगर कोई लैंडलॉर्ड टालमटोल करे तो टेनेंट खुद रिपेयर करवा सकता है और उसकी रसीदें दिखाकर किराए में एडजस्ट करा सकता है। ये कानूनन बिल्कुल सही है। अगर लैंडलॉर्ड घर बेच रहा है तो वो आपको पहले से बताएगा, और नया बायर भी आपके एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट को मानने के लिए लीगली बाउंड होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इलीगल एविक्शन से आपकी सुरक्षा। कोई भी लैंडलॉर्ड आपको धमकाकर, बिजली पानी काटकर या फिर जबरदस्ती घर खाली नहीं करा सकता। ऐसा कुछ भी होता है तो टेनेंट सीधे पुलिस या फिर रेंट कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। किराएदारी खत्म होने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलना चाहिए। हाँ, अगर घर को कोई नुकसान हुआ है जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर नहीं है,
तो लैंडलॉर्ड उतनी रकम काट सकता है। मतलब साफ है, किराएदार को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और प्राइवेसी का भी हक है। भारत में मकान मालिक और किराएदारों के झगड़े कोई नई बात नहीं है और इन पर अदालतों ने कई बार साफ साफ फैसले भी दिए हैं ताकि दोनों पक्ष समझ सकें कि किस हालात में किसका हक मजबूत है। जैसे शांति शर्मा बनाम वेद प्रभा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मकान मालिक को सच में घर की जरूरत हो तो वो कानूनी प्रक्रिया फॉलो करके किराएदार से घर खाली करवा सकता है, ये उसका हक है। वहीं ज्ञान देवी आनंद के केस में कोर्ट ने किराएदारों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अगर किराएदार की मौत हो जाए तो उसका परिवार उसी हक के साथ घर या दुकान में रह सकता है। मतलब किराएदारी बस मौत से खत्म नहीं हो जाती। नटराज स्टूडियोज केस में अदालत ने ये भी कहा कि किराएदारी के झगड़े रेंट कंट्रोलर ही सुलझाएगा ताकि किराएदार को मनमानी या फिर दबाव से बचाया जा सके। वहीं सूर्य प्रॉपर्टीज के केस में अदालत ने किराएदारों को राहत देते हुए कहा कि मकान मालिक किराया मनमाने तरीके से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। अब इस नए कानून के तहत मकान मालिकों के अधिकार भी मजबूत किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मकान मालिक को अपने घर की बड़ी मरम्मत जैसे कि प्लम्बिंग लाइंस, वायरिंग, स्ट्रक्चर और लीकेज की जिम्मेदारी उठानी होगी, जबकि किराएदार लाइट, बल्ब, छोटी मोटी रिपेयर और रोजमर्रा के रखरखाव का जिम्मेदार होगा। 3 महीने किराया न मिलने पर मकान मालिक सीधे रेंट ट्रिब्यूनल जा सकता है और ट्रिब्यूनल को 60 दिनों के भीतर फैसला देना अनिवार्य है। एक बड़ा फायदा ये भी दिया गया है कि अब 6 लाख रुपए तक की सालाना किराया आय पर टीडीएस नहीं कटेगा। इससे मकान मालिकों को किराए पर घर देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अगर किराएदार किराया नहीं दे रहा हो, घर छोड़ने से इनकार कर रहा हो या फिर अग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहा हो तो लैंडलॉर्ड कोर्ट में एविक्शन पिटीशन यानी निष्कासन याचिका दायर कर सकता है। इसके अलावा रेंट कंट्रोल लॉज में ऐसे कई वैलिड ग्राउंड्स हैं जिनमें एविक्शन मिल सकता है, जैसे अपनी पर्सनल यूज की जेन्युइन नीड, किराया बकाया होना, इलीगल कंस्ट्रक्शन, घर का मिसयूज आदि। लेकिन एविक्शन हमेशा कोर्ट प्रोसीजर से ही होगा। रेंट इंक्रीज के मामले में भारत में आमतौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 5 से 10% सालाना इंक्रीमेंट माना जाता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। दोनों पार्टीज इसे अपनी सुविधा अनुसार लिखित रूप से तय कर सकती हैं। अगर टेनेंट को प्रपोज रेंट हाइक यानी जितना किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है वो उचित नहीं लगे तो उसे अग्रीमेंट रिन्यू करने से इनकार करने का भी पूरा अधिकार है। मकान मालिकों के हक में भी कोर्ट ने कई फैसले दिए हैं। 2008 के सत्यवती शर्मा केस में कोर्ट ने कहा कि जरूरत सिर्फ घरों पर नहीं बल्कि दुकानों और ऑफिस स्पेस पर भी लागू होती है। मतलब अगर मकान मालिक को अपनी शॉप या ऑफिस जेन्युइनली चाहिए तो वो एविक्शन मांग सकता है। वहीं हरिबिलास राय बंसल केस में कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर किराएदार बिना इजाजत के कमरा किसी और को दे दे यानी सबलेटिंग कर दे तो मकान मालिक बेदखली की मांग कर सकता है। अब थोड़े प्रिकॉशंस भी जान लेते हैं। तो किराएदार को हमेशा रिटन एग्रीमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिखित रसीद और सभी पेमेंट्स या डिजिटल या फिर डॉक्यूमेंटेड रखने चाहिए। घर लेते समय पानी, बिजली, मेंटेनेंस, पार्किंग रूल्स और नोटिस पीरियड की शर्तें पहले ही साफ कर लेनी चाहिए। वहीं मकान मालिक को भी टेनेंट का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अग्रीमेंट बनाते समय रेंट, डिपॉजिट, लॉक इन पीरियड, नोटिस पीरियड, डैमेज पॉलिसी और विजिटर रूल्स स्पष्ट होने चाहिए। दोनों पक्षों को वीडियो और फोटो के साथ प्रॉपर्टी हैंडओवर कंडीशन रिपोर्ट भी रखनी चाहिए जिससे बाद में कोई विवाद न हो। दस्तावेजों की बात करें तो किराया अग्रीमेंट को सुरक्षित और वैलिड बनाने के लिए दोनों पक्षों को कुछ जरूरी कागज रखने ही चाहिए। मकान मालिक किराएदार से आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पता प्रमाण, आय प्रमाण जैसे दस्तावेज मांग सकता है ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि किराएदार विश्वसनीय है। वहीं किराएदार को मालिक से घर का स्वामित्व प्रमाण पत्र जैसे कि सेल डीड, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद मांगना चाहिए ताकि कोई फर्जी मालिक उसे धोखा न दे सके। अग्रीमेंट में किराया राशि, भुगतान की तय तारीख, एस्केलेशन क्लॉज यानी किराया बढ़ाने का तरीका, लॉक इन पीरियड, नवीनीकरण का नियम, मरम्मत की जिम्मेदारियों का बंटवारा, बेदखली की शर्तें और मकान मालिक के घर में प्रवेश के नियम जैसे बिंदुओं को हमेशा लिखित रूप में शामिल करना चाहिए। अब बात पुराने रेंट कंट्रोल लॉज की कर लेते हैं। इन कानूनों में मकान मालिकों पर जरूरत से ज्यादा दबाव था। किराया सालों तक बढ़ नहीं पाता था और किराएदार को निकालना लगभग असंभव था। इससे हजारों प्रॉपर्टी मालिक घर किराए पर देना ही बंद कर चुके थे। नए मॉडल टेनेंसी एक्ट ने इसी असंतुलन को खत्म किया है। बाजार के हिसाब से किराया तय करने की आजादी दी है। साफ नियम और सिर्फ 60 दिनों के भीतर विवाद का निपटारा करने के लिए नियम बनाए हैं। 2025 के नए नियमों में अब हर किराया समझौता लिखित रूप से होना अनिवार्य है। किराया अग्रीमेंट साइन होते ही 60 दिनों के भीतर उसे रेंट अथॉरिटी के पोर्टल पर अपलोड करना भी जरूरी है। देरी होने पर 5,000 रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। घर के लिए अधिकतम 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट ही लिया जा सकता है, जो पहले कई शहरों में 6 से 10 महीने तक भी मांगा जाता था। दुकानों और ऑफिसों के लिए
6 महीने का डिपॉजिट तय किया गया है, क्योंकि व्यावसायिक स्पेस का जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है। किराया बढ़ाने के लिए मकान मालिक को कम से कम 3 महीने पहले लिखित नोटिस देना होगा। व्हाट्सएप, ईमेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोई भी लिखित माध्यम चलेगा, बशर्ते उसका रिकॉर्ड हो। और सबसे जरूरी बात, बिना रजिस्ट्रेशन के किराया समझौता बिल्कुल भी ना करें। नगद भुगतान से बचें। हमेशा डिजिटल या फिर बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड रखें। डिपॉजिट की तय सीमा से ज्यादा ना लें और ना ही दें। मकान मालिक बिना नोटिस घर में ना आए और किराएदार भी किसी तरह की मरम्मत या नुकसान की जानकारी छुपाए नहीं। हर राज्य के अपने छोटे छोटे नियम होते हैं, इसलिए किराएदारी करने से पहले उन्हें जरूर चेक कर लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी विवाद की स्थिति में सिविल कोर्ट ना जाकर सीधे रेंट अथॉरिटी या फिर रेंट ट्रिब्यूनल में जाएं, क्योंकि अब इन्हीं को किराया संबंधी मामलों का फैसला देने का अधिकार है। तो ये थे भारत में किराएदार और मकान मालिक दोनों के अधिकार, नए नियम और वो सावधानियां जिन्हें अपनाकर आप किसी भी बड़े विवाद से बच सकते हैं। किराएदारी का सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा साफ, पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा रहा है। बस जरूरत है कि हम अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को सही तरह से समझें और उनका पालन करें। तो आपके किराए के मकान या दुकान में कैसे अनुभव रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए न्याय विद अनन्या, सिर्फ न्यूज़ 24 पर।